आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपने टेंस के पहले और दूसरे लेक्चर को देख लिया होगा। अगर आपने इन दोनों लेक्चरों को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उसे देख सकते हैं। आज हम इस तीसरे लेक्चर में इंट्रोगेटिव के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो भी हमारे इनडिफिनिट सेंटेंस होते हैं उनको एनालॉग के द्वारा पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमें याद करने में ज़्यादा कठिनाई न हो। तो ये था हमारे कल के वीडियो का अंत, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का रूल। अब इसके आगे हम इंट्रोगेटिव के महत्वपूर्ण रूल्स को देखेंगे। देखिए, पहला रूल है कि यदि वाक्य में सब्जेक्ट हु हो तो वाक्य को असर्टिव के नियम से बनाया जाता है। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? वे सेंटेंस जिसको हम अफर्मेटिव और निगेटिव, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि अफर्मेटिव और निगेटिव के जो सेंटेंस होते हैं इन दोनों को ही हम कह सकते हैं कि ये असर्टिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे लिखा है बाजार कौन जाता है, तो हमारा जो अफर्मेटिव का रूल था, पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। ये हमारा अफर्मेटिव का रूल था प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो बाजार कौन जाता है, यहाँ पे पहले सबसे पहले हम क्या लाएंगे? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में हमें किसका यूज करना है? हु का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हु। सब्जेक्ट हमारा अब हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो वर्ब इसमें क्या है? जाता। जाता का क्या होता है? मतलब जाने का क्या होता है? गो। तो ये हो गया गो। और देखिए, जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में यस या ईएस लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो हु है इसे भी हम सिंगुलर मानेंगे, और जब भी हु से कोई सेंटेंस बनेगा जिसमें हु सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, वहाँ पे हम वर्ब में यस या ईएस लगाएंगे अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तब। तो यहाँ पे हो गया हु गोज। अब गो के साथ टू लगता है, टू लगाएंगे और बच गया हमारा क्या? बाजार। तो बाजार का क्या होता है? मार्केट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मार्केट। तो हमारा सेंटेंस बन गया कि हु गोज टू मार्केट। अब हमारा जो दूसरा रूल है वो है कि विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच के साथ आया हुआ शब्द सब्जेक्ट हो तो वाक्य को असर्टिव के नियम से बनाया जाता है, और यदि आया हुआ शब्द सब्जेक्ट ना हो तो इंट्रोगेटिव के नियम से बनाया जाता है। अब ऐसे ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी हम जब इस पे एग्जाम्पल करेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे हम पहले इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। लिखा है कौन सा लड़का इंग्लिश बोलता है। उसके बाद नीचे क्या लिखा है? वह किसका कलम लेता है। अब देखिए, अब किस प्रकार पहचानेंगे कि जो हमारा यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे लिखा था विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, इसके साथ आए हुए शब्द जो हैं सब्जेक्ट हैं। इस बात को आप किस प्रकार से पहचानेंगे? तो देखिए, यहाँ पे हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। सपोज करिए कि आपके पास कई पेन है, आपके पास कई पेन है। यहाँ पे हम मान लेते हैं उनमें से ये 3 पेन है। पहले का नाम है P1, दूसरे का P2 और तीसरे का P3। या तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि पहली पेन जो है ब्लैक है, दूसरी रेड है और तीसरी जो पेन है वो वाइट कलर की है। हमने कहा कि एक पेन लाओ, तो आप प्रश्न करोगे कौन सी कलम या कौन सी पेन। तो यहाँ से देखिए, जो हम बोल रहे हैं कौन सी पेन, तो ये कौन सी के साथ जो पेन आ रहा है ये क्या है? सब्जेक्ट है। कौन सी के साथ आया हुआ शब्द अगर सब्जेक्ट हो जाए तो उस टाइम आपको उसे असर्टिव के नियम से बनाना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस सेंटेंस को पहले बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा है कौन सा लड़का इंग्लिश बोलता है। तो कौन सा लड़का, ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो इसे हमें बनाना है असर्टिव के नियम से। असर्टिव या आप कह सकते हैं अफर्मेटिव का जो रूल है उसके नियम से बनाना है। तो अफर्मेटिव का हमारा रूल क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर। तो यहाँ से देखिए, कौन सा लड़का का हम क्या लिखेंगे? विच बॉय, विच
बॉय। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, बोलना। बोलने का क्या होता है, स्पीक। और देखिए कौन सा लड़का, यहाँ पे ये सिंगुलर होगा इसलिए इसके साथ यस या ईएस लगेगा, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंग्लिश है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंग्लिश। अब हमारा कुछ भी इसमें सेंटेंस में नहीं बचता है, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा कि विच बॉय स्पीक्स इंग्लिश। उसके बाद ये नीचे वाला देखिए, यहाँ पे लिखा है कि वह किसका कलम लेता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, पहले ही हमको सब्जेक्ट मिल जाता है वह। तो अब ये सब्जेक्ट हमारा वह हो गया, अब किसका कलम, मतलब ये किसका के साथ जो कलम आया है ये सब्जेक्ट नहीं है। तो अब हमें इस सेंटेंस को किस रूल से बनाना है, इसे हमें बनाना है इंट्रोगेटिव के रूल से। तो इंट्रोगेटिव का रूल यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले क्या आता है, WH। तो किसका यहाँ पे आया है, तो किसका का क्या होगा, हुज। हुज पेन, किसका कलम हो गया ये। उसके बाद हमें क्या लगाना है, डू या डज। सॉरी, यहाँ पे जो किसका कलम है ये हमारा क्या होगा, WH होगा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे कि हुज पेन। उसके बाद क्या आएगा, डू या डज। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डज। हुज पेन डज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। तो यहाँ पे हो गया ही। उसके बाद आता है इसमें नॉट, लेकिन इस सेंटेंस में कहीं भी नहीं लिखा है, तो हम इस नॉट को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद आ जाएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब क्या है, लेना। लेना का क्या होता है, टेक। हुज पेन डज ही टेक। ये हमारा सेंटेंस पूरा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक अगला क्वेश्चन है, तुम कितना पत्र लिखते हो। तो कितना पत्र हमारा क्या हो जाएगा, WH हो जाएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आपको पहले ही यहाँ पे तुम देखने को मिल गया। तो हम सबसे पहले कितना पत्र का लिखेंगे, हाउ मेनी लेटर्स। अब इसके बाद हमें क्या यूज करना है, डू या डज। तो यहाँ से देखिए ये लेटर्स है, तो ये क्या है, बहुवचन है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू। हाउ मेनी लेटर्स डू। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम। तो तुम का क्या हो जाएगा, यू। उसके बाद नॉट आएगा, लेकिन इसमें नॉट नहीं है, तो इसलिए हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके बाद। तो वर्ब हमारा इसमें क्या है, लिखना। तो लिखना क्या होता है हमारा, राइट। तो हाउ मेनी लेटर्स डू यू राइट, ये हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा। उसके नीचे देखिए क्या लिखा है, कितने लड़के अंग्रेजी बोलते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने लड़के जो है, ये कितने के साथ ये जो लड़का आया है ये सब्जेक्ट है। तो अब हम जब कितना के साथ जब कोई शब्द सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो हम उसे किस नियम से बनाएंगे, असर्टिव के नियम से। तो ये जो हमारा सेंटेंस होगा इसे हम असर्टिव के नियम से बनाएंगे। तो कितने लड़के का क्या होगा, हाउ मेनी बॉयज। हाउ मेनी बॉयज। अब देखिए ये सब्जेक्ट तो हो गया हमारा, अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो वर्ब हमारा यहाँ पे क्या है, बोलना। बोलने का क्या होता है, स्पीक। अब इसमें यस या यस नहीं लगाया जाएगा। इसका कारण ये है कि यहाँ से देखिए बॉय जो होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पे बॉयज है, लड़के। तो ये बहुवचन है, इसलिए इसमें हम यस या यस नहीं लगाएंगे। इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इंग्लिश। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंग्लिश। तो हमारा जो सेंटेंस बन गया, हाउ मेनी बॉयज स्पीक इंग्लिश। तो आपको इन दोनों रूल को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। पहला जो हमारा रूल था कि अगर हु आएगा तो हम उसे, अगर सब्जेक्ट के रूप में हु आएगा तो हम उसे असर्टिव के नियम से बनाएंगे। और दूसरा हमारा ये रूल था, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच के साथ आया हुआ सब सब्जेक्ट हो तो वाक्य को असर्टिव के नियम से बनाया जाएगा। और
यदि आया हुआ शब्द सब्जेक्ट ना हो तो उसे इंट्रोगेटिव के रूल से बनाया जाएगा। अब देखिए हमने पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया। अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमने पूरा पास्ट इंडेफिनिट और पूरा फ्यूचर इंडेफिनिट भी पढ़ लिया। इनके रूल एक ही जैसे होते हैं, जो अब हम इसको पढ़ेंगे और इसमें क्या समानताएं हैं उसको देखेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो आपने पढ़ा, पहले क्या पढ़ा, सब्जेक्ट मतलब रूल में क्या आपने देखा, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेम वही होगा पास्ट में, बस यहाँ पे आपने यूज किया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको यूज करना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। यहाँ पे एक चीज़ और होता है जिसे हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पे होता है अदर। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बच गया वो क्या होता है, अदर। यहाँ पे इस चार्ट में कहीं भी हमने अदर का जिक्र नहीं किया है, तो आप ऑब्जेक्ट के बाद अदर लगाएंगे हर जगह, अगर सेंटेंस में अदर आया है तब। तो हम क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वैसे पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाती है। रूल सेम वही होता है। जैसे देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। वैसे ही अगर आप फ्यूचर का भी देखें तो उसमें आपको बस ये याद रखना है, विल या शैल। तो यहाँ से हमने इसे हाईलाइट कर दिया, जो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है उससे जो डिफरेंट है। देखिए हमने यहाँ पे देखा कि ये जो हमारा विल और शैल था, सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही रूल है, लेकिन यहाँ पे बस बढ़ जाता है क्या, विल और शैल। उसके बाद हम बात करते हैं जब निगेटिव सेंटेंस की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होता है हमारा डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं हम लोग, डू या डज। वहीं पे हम पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज करते हैं, डिड। और फ्यूचर में क्या यूज करते हैं, विल और शैल। तो आप यहां से देख सकते हैं कि सब का सब जो हमारा रूल बना है सेम एक जैसा है, उसमें थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पे जैसे डू या डज है तो इसके जगह हम यहाँ पे डिड, और उसके बाद जितना बचता है सेम वैसे ही इसमें भी रहेगा। उसके बाद इसमें जब फ्यूचर में हम देखते हैं तो यहाँ भी सेम वैसे ही यूज होता है, विल और शैल इसमें बढ़ जाता है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। देखिए इंट्रोगेटिव भी सेम एक जैसा ही रूल है, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। यहाँ पे WH डू या डज आया तो यहाँ पे वही चेंज हो जाएगा, WH डिड हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज का प्रयोग और पास्ट में डिड का प्रयोग, फ्यूचर में विल और शैल का प्रयोग। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको। और उसके बाद इंट्रोगेटिव में भी सेम वही रूल रहेगा, बस हमको इतना याद रखना है, आप बस इतना समझ जाओ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज का प्रयोग होता है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल का प्रयोग होता है। अगर आप इतनी चीज़ों को समझ जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल्स को याद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट के कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो पहले हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट का। इसे आप लिख सकते हैं, इसकी पहचान क्या होती है। हमने पहली वीडियो में बताया था कि जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या आ की मात्रा लास्ट में आ जाए, ई की मात्रा आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, मैंने कल एक कलम खरीदा। देखिए खरीदा लास्ट में दा आ गया तो द जो बना है उस पर आ की मात्रा लगी है, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो इसे हम बनाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव कैसे हुआ, क्योंकि इसमें कहीं भी नहीं, क्या, क्यों, कैसे, ये वाले जो शब्द हैं ये नहीं आए हैं। तो ये किस में है, अफर्मेटिव में है। तो अफर्मेटिव का रूल क्या होगा हमारा, पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आई। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे आई। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे, खरीदना, क्योंकि इस सेंटेंस में जो क्रिया की जा रही है, मतलब जो कार्य किया जा रहा है वो खरीदने का कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पे हमारी
क्रिया जो हो जाएगी, वर्ब जो हो जाएगा वो हो जाएगा खरीदना। तो खरीदना क्या होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमें लिखना है, तो ये हम लिख लेंगे बॉट। उसके बाद हमारा जब ये खत्म होता है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को आपको किस प्रकार से सेंटेंस में पता करना है। जैसे आपने सिंपली सेंटेंस पढ़ लिया, मैंने कल एक कलम खरीदा। अब अपने दिमाग में एक प्रश्न करिए कि क्या खरीदा, एक कलम खरीदा। तो ये जो एक कलम है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हम एक कलम को लिखेंगे और पेन। उसके बाद हमारे रूल में इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है, तो हम उसे किस में मानेंगे, अदर में। तो अदर में क्या आ जाएगा, कल। तो कल को हम यहाँ पे लिखेंगे स्टरडे। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई बॉट अ पेन स्टरडे। उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, वह सब अंग्रेजी बोलते थे। इसे भी हमने अभी बताया आपको कि सबसे पहले हमको टेंस पहचानना है। तो वह सब अंग्रेजी बोलते थे, लास्ट में थे आ गया, तो इससे हमें समझ जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये है अफर्मेटिव। तो इसे हम इस रूल से क्या करेंगे, बनाएंगे। पहले सब्जेक्ट आएगा तो वह सब का क्या हो जाएगा, दे। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करना है यहाँ पे। तो अंग्रेजी बोलते, बोलने की क्रिया हो रही है, तो बोलने का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पोक। उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, इंग्लिश। आप ऐसे फिर से प्रश्न करिए कि वह, जैसे हम सेंटेंस पहले पढ़ लिए, वह सब अंग्रेजी बोलते थे। क्या बोलते थे, अंग्रेजी बोलते थे। तो अंग्रेजी हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंग्लिश। अब इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं बचता है, तो ये हमारा सेंटेंस यहीं पे खत्म होगा, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो दे स्पोक इंग्लिश, ये हमारा पूरा सेंटेंस बनेगा। अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। जैसे यहाँ पे लिखा है तुम रविवार को क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो इसका हमारा यहाँ पे रूल है, इसे आप लिख सकते हैं। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यू। तो यू को हम लिख लेंगे। उसके बाद डिड, तो हमें यहाँ सिंपली डिड लगा लेना है। उसके बाद नॉट, तो यहाँ पे हम नॉट लगा लेंगे। उसके बाद देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलते थे। खेलना हमारा क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्ले। तो देखिए यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, न कि सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो प्ले हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, देखिए सेंटेंस को हम पहले पढ़े, तुम रविवार को क्रिकेट नहीं खेलते थे। क्या नहीं खेलते थे, क्रिकेट। तो क्रिकेट हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्रिकेट। उसके बाद देखिए कुछ सेंटेंस में क्या बच रहा है। तो यहाँ पे हमारा बच रहा है कि रविवार को, तो इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑन संडे। तो यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट ऑन संडे। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। यहाँ पे लिखा है क्या वह कल पढ़ने गया। तो ये क्या से हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और कल हमने इस पे चर्चा की थी थोड़ा सा, कि जब किसी वाक्य के स्टार्टिंग में क्या, क्यों, कब, कैसे आता है, तो उस टाइम हम क्या करते हैं, WH का हमारा जो रूल होता है उसमें WH का यूज नहीं करते हैं। सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। ये जो डिड है यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये तो हमारा स्टार्टिंग में क्या आ गया, तो अब हम सेंटेंस को कहाँ से शुरू करेंगे, डिड के यहाँ से। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हमको सिंपली यहाँ पे लिख लेना है। कुछ भी इसमें पास्ट इंडेफिनिट में तो हमको देखना ही नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये हमें देखना था प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यहाँ पे बस एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर के साथ भी यूज होगा और प्लूरल के साथ भी यूज होगा। तो सब्जेक्ट को हमें देखना ही नहीं है, सबसे पहले हम डिड लगा लेंगे। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ही। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है, देखिए क्या वह कल पढ़ने गया। पढ़ना यहाँ पे क्या है, ये हमारा इन्फिनेटिव है और वर्ब इसमें क्या है, गया।
तो हमने कल बताया था कल के वीडियो में कि अगर एक सेंटेंस में 2 वर्ब आ जाते हैं तो एक को हम इन्फिनेटिव बना लेते हैं और दूसरे को वर्ब के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे गया जो है हमारा वर्ब है, तो जाने का क्या होता है, गो। उसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम इन्फिनेटिव को लिख लेंगे टू रीड, और लास्ट में हमारा क्या बचता है, कल, जो हमारे अदर में आ जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे स्टरडे। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, डिड ही गो टू रीड स्टरडे, क्या वह कल पढ़ने गया। अब दूसरा सेंटेंस जो है उसके नीचे आप देख सकते हैं कि हम उसे क्यों मारते थे। यहाँ पे क्यों जो है ये सेंटेंस के बीच में आ गया। अब हमें सेंटेंस को शुरू करना है कहाँ से, WS से। तो पहले हम क्यों का लिखेंगे, तो क्यों का क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद लगाएंगे हम डिड, डिड हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हम, तो हमको हम क्या लिख लेंगे, वी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है हमारा, मारते थे, तो मारने का क्या होता है, बीट। तो वाई डिड वी बीट। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बच जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, उसे। कैसे पता करेंगे हम इसे कि उसे ऑब्जेक्ट है, हम प्रश्न करेंगे क्या या किसको लगा के। वह किसको मारते थे, हम किसको मारते थे, तो उसे मारते थे, तो उसे का हमारा हो जाएगा हिम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हिम। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, वाई डिड वी बीट हिम। अब यहाँ पे हमारे 2 सेंटेंस और बच जाते हैं जो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के हैं। जैसे हमने इंट्रोगेटिव का बताया, सेम ये भी वैसे ही लगेगा, बस इसमें एक चीज़ बढ़ जाएगा, वो क्या है, नॉट। नॉट को बीच में हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे सब्जेक्ट के बाद। तो इसे आप स्वयं से बनाएं ताकि आपको ये और भी अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट की। तो फ्यूचर को हम कैसे पहचानेंगे, फ्यूचर इंडिफिनिट का, इसे भी हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है वो हमारा क्या होता है, फ्यूचर इंडिफिनिट का होता है। तो यहाँ से देखिए, वह रविवार को क्रिकेट खेलेगा, लास्ट में हमारा क्या आ गया, गा। तो गा आने से हम ये समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडिफिनिट का है। तो अब हम इसे इसके रूल से बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमको क्या लाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ही के बाद क्या आएगा, विल या सेल। तो एक चीज आपको याद रखना है कि आई और वी के साथ हमेशा आपको प्रयोग करना है किसका, सेल का। आई और वी के साथ हमको प्रयोग करना है सेल का, और इसके अलावा जो भी आएगा उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, विल का। तो ही आ गया, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, विल। ये हमारा हो गया विल। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खेलेगा मतलब खेलना, खेलना हमारा क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे खेलने का क्या हो जाएगा, प्ले। उसके बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए फिर से हम इसमें प्रश्न लगाते हैं, वह रविवार को क्या खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा। तो क्रिकेट हमारा क्या है, वर्ब है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्रिकेट। इसके बाद जो भी बचेगा वो किस में आ जाएगा, अदर में आ जाएगा। तो बच क्या रहा है, रविवार को, तो हम क्या लिख लेंगे, ऑन संडे। तो हमारा सेंटेंस पूरा क्या बन जाएगा कि ही विल प्ले क्रिकेट ऑन संडे। अब हम दूसरा देखते हैं, इसके द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं इसको। वह सब मुझको रास्ते में मारेंगे, लास्ट में क्या आ गया, गे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट है। इसे हम बनाएंगे, सब्जेक्ट पहले आएगा, तो वह सब का क्या होता है, दे। अब दे के साथ भी हमको किसका यूज करना है, विल का। हमें बस ये याद रखना है कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना है। इसके अलावा जो भी आएगा उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का। तो दे विल हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब क्या है, मारेंगे, मारना क्या होगा, वर्ब होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बीट। अब बीट के बाद हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ से वर्ब हो गया, वर्ब के बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो वह रास्ते में किसको मारेंगे, मुझको मारेंगे। तो मुझको क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लिख लेंगे मी। उसके बाद जो भी बचा वो किस में आ जाएगा, अदर में। तो क्या बचा, रास्ते में,
तो इसे हम लिख लेंगे ऑन द वे। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि दे विल बीट मी ऑन द वे। अब आगे देखते हैं, रोहित अपना घर नहीं बेचेगा। तो इसको हम थोड़ा फास्टली बनाते हैं। रोहित विल, देखिए ये निगेटिव के रूल से बनेगा, तो विल आएगा इसमें और उसके बाद नॉट आएगा। रोहित विल नॉट सेल हिज हाउस। उसके बाद क्या आता है, राम तुम्हें नहीं पढ़ाएगा। तो राम विल नॉट टीच यू। राम विल नॉट टीच यू। इसे आप यहां से इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट था, हमने पहले सब्जेक्ट यूज किया। विल या सेल था, हमने विल या सेल में से विल का यूज किया। उसके बाद नॉट यूज किया। उसके बाद वर्ब, तो हमने यहाँ पे वर्ब लगाया। और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट बचता है, ऑब्जेक्ट लगा दिया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा है कि क्या तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ाओगे, यहाँ पे रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या, क्यों, कैसे आ गया, तो इसे हम क्या करेंगे कि सेंटेंस को विल या सेल से शुरू करेंगे, न कि WS से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो तुम के साथ हम क्या लगाएंगे, विल। उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। तो ये हमारा विल के बाद सब्जेक्ट भी हो गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो वर्ब क्या है, पढ़ाना। यहाँ पे हमारा वर्ब है, तो इसे हम लिख लेंगे टीच। उसके बाद देखिए क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किसे नहीं पढ़ाएगा, मुझे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मी। और अदर में हमारा क्या बच जाता है, इंग्लिश। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंग्लिश। तो हमारा सेंटेंस बन गया, विल यू टीच मी इंग्लिश। अब एक चीज और यहाँ पे हमें समझना है। देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को मी, ऑब्जेक्ट जो था हमने मी यूज किया। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट इंग्लिश भी यूज कर सकते थे। जब हम इंग्लिश को ऑब्जेक्ट बनाते तो अब हमारा सेंटेंस क्या बनता, विल यू टीच इंग्लिश टू मी। इस प्रकार से हम अंग्रेजी को ऑब्जेक्ट बना के भी बना सकते थे, लेकिन अब सिंपली इसे ऐसे ही बनाइएगा। यहाँ से फिर से हम 2 सेंटेंस आपके लिए छोड़ते हैं। इन दोनों सेंटेंसों को आप स्वयं से बनाइएगा और देखिए कि आप इसे बना लेते हैं या नहीं। और बनाने के बाद इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब हो गया कि जो हमने हमारे टेंस में जो भी इंडेफिनिट के रूल्स हैं, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के इंडेफिनिट का रूल हमने पढ़ लिया। इसके बाद हमें पढ़ना है कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस को पढ़ने से पहले हमें एक चीज़ बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। वो क्या है कि किसी भी वर्ब में आईएनजी को कैसे जोड़ते हैं, इसका रूल। तो हम इसके रूल पे अब थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रूल क्या होता है आईएनजी को जोड़ने का किसी भी वर्ब में। पहला रूल है कि वर्ब के अंत में यदि ई हो तब ई को हटा देते हैं और उसके जगह आईएनजी लगा देते हैं। पहला ये रूल है कि जब किसी भी वर्ब के अंत में ई होगा, ठीक है, तो उस ई को हटा के उसके जगह हम आईएनजी लगा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए टेक में ये जो लास्ट में लिखा है ई है, तो इस ई को हमको क्या करना है, हटा देना है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये TAK और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें आईएनजी लगा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा टेकिंग। उसके बाद देखिए राइट में भी वैसे ही हम करेंगे, ई को हटा देंगे तो ये होगा राइटिंग, यहाँ पे आईएनजी लगा देंगे इसी ई को हटा के। उसके बाद दूसरा जो इसी में नोट है, जो इसका एक अपवाद है, उसे भी देख लेते हैं। वर्ब के अंत में अगर डबल ई या वाई ई हो तब उसे नहीं हटाते हैं, तब उसे जैसे कि तैसे ही रहने देते हैं और उसके लास्ट में आईएनजी लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे सी है तो सी हम लिखेंगे पूरा और इसके लास्ट में आईएनजी लगा देंगे। अब यहाँ से डाई है तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सेम ऐसे लिखेंगे और लास्ट में आईएनजी लगा देंगे। तो ये 2 रूल हुए
आईएनजी को जोड़ने के पहला क्या था कि अगर लास्ट में किसी वर्ब के ई है तो उस ई को क्या करेंगे, हटा देंगे और आईएनजी लगा देंगे। दूसरा रूल था कि अगर लास्ट में डबल ई या वाई ई आ जाए तो उसे नहीं हटाएंगे, वैसे ही उसके लास्ट में आईएनजी लगा देंगे। अब हम देखते हैं कि तीसरा रूल क्या है। वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले केवल एक वावेल हो तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल कर दिया जाता है। देखिए इसका कहने का क्या मतलब है कि किसी वर्ब के अंत में अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे यहाँ पे टी है और इससे पहले कोई वावेल हो, तो यहाँ पे आई हमारा क्या है, वावेल है। तो अब जब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट वाले अक्षर को क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो यहाँ से जब हम इसको बनाएंगे तो सिट पहले ऐसे लिख लेंगे और इस टी को हम क्या करना है, इसको डबल करना है। तो ये हमारा सिटिंग हो गया। उसके बाद जो हमारा स्टॉप है इसको हम लिखेंगे, पहले पूरा स्टॉप लिख लेंगे। और देखिए ये कॉन्सोनेंट है और इससे पहले ये ओ क्या है, वावेल है। तो हम अब इस पी को क्या करेंगे, डबल कर देंगे। यहाँ पे हम लगा देंगे आईएनजी। तो हमारे वावेल जो होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 हमारे क्या होते हैं, वावेल होते हैं। इसके अलावा आपको अंग्रेजी वर्णमाला में जो भी शब्द दिखते हैं या जो भी अक्षर होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। इसका मतलब जैसे बी, सी, डी, ये सब क्या होंगे, हमारे कॉन्सोनेंट होंगे। तो यहाँ से देखिए ये जो टी आया है, टी से ठीक पहले क्या है, वावेल है, और ये टी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसलिए हमने टी को क्या कर दिया, डबल कर दिया। यहाँ पे पी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है और इससे ठीक पहले हमारा वावेल है, इसलिए हमने पी को भी क्या किया, डबल कर दिया। अब इसका कुछ अपवाद भी है जो आप नीचे देख सकते हैं कि कुछ स्थितियों में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर वाई, डब्ल्यू तथा कुछ यन को डबल नहीं किया जाता है। जैसे प्ले में लास्ट में देखिए ये क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है और इससे ठीक पहले हमारा क्या आ गया, वावेल आ गया, ए आ गया। लेकिन अब यहाँ पे हम इसको डबल नहीं करते हैं, यहाँ पे हम इसको सिंपली ऐसे ही लिख लेंगे, आईएनजी लास्ट में लगा देंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है और इससे ठीक पहले हमारा क्या आया है, वावेल आया है। लेकिन यहाँ भी हमें डब्लू को डबल नहीं करना है। यहाँ से हम लिख लेंगे ग्रोइंग। यहाँ भी आप वैसे लिखेंगे सिंपल, ओपन, अब फिर यहाँ पे लगा लेंगे आईएनजी, ओपनिंग। तो इसे भी आप याद रखें कि अगर वाई, डब्लू तथा कुछ यन को डबल नहीं किया जाता है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आता है हमारा कि यदि वर्ब के अंत में आई ई हो तो आई ई को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पे वाई लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डाई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस आई और ई को हटा देंगे और इसके जगह क्या लिख लेंगे, वाई लिख लेंगे। और फिर इसके बाद हम क्या लगा देंगे, इसमें आईएनजी लगा देंगे। यहाँ पे टाई लिखा है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई और ई को हटा देंगे और इसके जगह क्या लिखेंगे, वाई, और लास्ट में लगा देंगे हम आईएनजी। तो आशा करते हैं आपको इतनी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अब हम अगली वीडियो में कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। और कंटिन्यूअस को भी हम बड़े ही आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस को आसानी से एनालॉग द्वारा पढ़ लेंगे, जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।